हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना। लुईस सिंबल तो समझ गए। मतलब जैसे अगर कहेंगे कि किसी एलिमेंट का सिंबल लिखो, जैसे सोडियम को बोले सोडियम आयन, बोलेंगे लुईस सिंबल लिखो, तो सिंबल लिख करके उस पर जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखा देना है, ठीक है। अब जैसे कहेंगे फ्लोरीन का सिंबल लिखो, एफ लिख देंगे। लेकिन अगर कहेंगे फ्लोरीन का लुईस सिंबल लिखो, हम उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी दिखाएंगे। ये हो गया लुईस सिंबल और ये हो गया सिंबल, लुईस सिंबल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, इसको स्टार्ट किए थे, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड पहले, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग मेटल लेंगे, ठीक है ना। तो मेटल जब गैसियस स्टेट में बदलेगा फिर वो आयन में बदलेगा। तो हम लोग जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, समझ गया कि नहीं। जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड ही बनाते हैं, तो सोडियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और क्लोरीन का क्या होता है 287। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यही है ना। तो दोनों का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। जब रिएक्शन तभी होता है जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है दोनों का। तो कैसे कंप्लीट होगा, तो ये क्या करेगा, अपना इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसको, तो इसका हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 288। तब ये हो गया सोडियम आयन बदल गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, तो स्टेबल हो गया, हाँ। और इधर जो क्लोराइड आयन बना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288। समझ गया कि नहीं। तो ये तो आयंस का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हो गया, आयन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर जो है दो तरह का एनर्जी इन्वॉल्व है। अब जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर 3 तरह का एनर्जी इन्वॉल्व है, दो अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सोडियम से सोडियम आयन बना था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम है और ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए कि नहीं। तो जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है अच्छे से तो जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉन रिलीज होना चाहिए, तब ना आयनिक बॉन्ड बनेगा बढ़िया से, आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा तभी तो आयनिक, तब तो बनेगा कैटायन। कैटायन आसानी से कैसे बनेगा, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और कम जल्दी इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज हो सकता है, ठीक है, जब उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड रहेगा। लूजली बाउंड रहेगा तो कम एनर्जी लगेगा। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम हो उतना ज़्यादा फेवरेबल है कैटायन बनने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना कम हो उतना ज़्यादा फेवरेबल है कैटायन बनना। अगर कैटायन बनाना है तो हमको कम से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी लगना चाहिए, तब ना आसानी से हम केमिकल रिएक्शन करा पाएंगे। अब एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा तो उसी को अरेंजमेंट करने में हमारा समय बीत जाएगा, है कि नहीं। तो कम से कम एनर्जी लगे तभी वो फेवरेबल है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमको कैटायन चाहिए, एनायन चाहिए, ठीक है। आया समझ में, हो गया, बॉयल हुआ, बंद कर दो, नीचे रेगुलेटर ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये जो है, तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा उतना ज़्यादा चांस होगा कैटायन बनने का। जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उतना ज़्यादा चांस होगा कैटायन बनने के आसानी से, है कि नहीं। तो ये बन जाएगा। अब है
एक तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कैटायन बना, आयनिक बॉन्ड में दूसरा भी तो चीज है, एनायन भी चाहिए। तो एनायन कौन हो? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे वही ना अच्छा होगा, तो डिफिकल्टी नहीं होगी। आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होगा। आई बात सुन, यानी दो फैक्टर है यहाँ पर। यानी कौन कौन सा फैक्टर है आयनिक बॉन्ड बनने में? पहला फैक्टर है आयनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो गेन करने वाला चाहिए कि नहीं? ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तब ना क्लोराइड आयन बनेगा। हाँ, गेन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो जितना आसानी से एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होगा। आई बात समझ में? तो यानी ये वैल्यू कम होना चाहिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी कम हो और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा हो, तो फेवरेबल होता है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा हुआ मतलब हाईली नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है मतलब हाईली नेगेटिव है, यानी एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है। समझ गया ना? यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन हुआ एनायन बनने का। और आयनाइजेशन इंथैल्पी कम रहता है तो वो फेवरेबल कंडीशन हुआ कैटायन बनने का। तो कैटायन जितनी आसानी से बनेगा, एनायन जितनी आसानी से बनेगा, उतना जल्दी आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतने अच्छे से आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। आया बात समझ में? हाँ, तो आयनिक बॉन्ड बने उसके लिए हमारा पहला कंडीशन क्या होगा? लोअर द आयनाइजेशन इंथैल्पी, लोअर द आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्योंकि जितना कम रहेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी उतना जल्दी कैटायन बनेगा, उतना आसानी से कैटायन बनेगा। जितनी आसानी से कैटायन बनेगा उतनी आसानी से ही ना आयनिक बॉन्ड बनने का चांस रहेगा, और जितनी आसानी से क्लोराइड आयन बनेगा यानी एनायन बनेगा उतना ज्यादा चांस है रिएक्शन होने का, है ना। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? हायर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। आगे आवाज समझ में? हायर द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, लोअर द आयनाइजेशन इंथैल्पी, ये फेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। तब अब देखो कि मेटल है वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कैटायन होगा, और ये जो है एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब कैटायन और एनायन आपस में इंटरेक्ट करेगा, कैटायन और एनायन आपस में इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। जब इंटरेक्ट करेगा, अभी देखो यहाँ पर एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रहा है। देखिए डेटा दिया होगा तो डेटा के थ्रू काम करेंगे। दिया है इसने? नहीं दिया, डेटा नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग अब देखो कि कैटायन बन गया, एनायन बन गया, तीसरा फैक्टर आएगा। खाली कैटायन और एनायन बनने के बाद भी ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ आयनाइजेशन इंथैल्पी के रूप में, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी के रूप में, उससे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के रूप में रिलीज हुआ, है ना। तो फाइनल क्या हो गया? फाइनल नेगेटिव ही होगा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं? क्योंकि ये ज्यादा है इससे। आई बात समझ में?
हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आयनाइजेशन इंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम बराबर तो जरूरी होना चाहिए, तो बॉन्ड बनेगा। कम रहेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर कम रहेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी से तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको देगा कौन? ये रिलीज करेगा, उसी को यूज करेगा, और जितना ज़्यादा ये रिलीज करेगा, ये अपना जितना ज़रूरत है उतना यूज करेगा, बाकी छोड़ देगा, बाकी जो है रिलीज हो जाएगा। तो जो कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं वहाँ वो कंटेनर थोड़ा गर्म हो जाएगा, एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी। आया बात समझ में? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी से, उतना ज़्यादा चांसेज होगा आयनिक बॉन्ड बनने का। समझ गए ना? ताकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी में, उसको ये डोमिनेट कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा डोमिनेट करेगा इसको, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो फाइनली एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, फाइनल तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ भी देखा गया कि इतना से भी ये अभी स्टेबल नहीं हुआ है, इतना से भी अभी स्टेबल नहीं हुआ है। तो आगे आयनिक कंपाउंड, ये जो आयंस बनता है इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, ये अपने आप को अरेंज करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ये अपने आप को अरेंज करता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड लिए हैं, तो ये जो सोडियम आयन है इसको क्लोराइड आयन 6 तरफ से कवर कर देगा। जैसे क्यूब में 6 गो फेस होता है, क्यूब में कितना फेस होता है? 6 फेसेस होता है। कोई भी क्यूब है तो 6 फेसेस होगा क्यूब, हाँ। ये जैसे क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है, क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है ना। ये कितना फेस है? 1 2 3 4 5 6 फेसेस है। बीच में है सोडियम आयन इस बॉडी के बीच में, और सारे फेस पर क्लोराइड आयन। तो हो गया, हर दिशा से कवर हो गया। तो इस तरीके से जब अरेंज होता है तो सोडियम क्लोराइड और ज़्यादा स्टेबल होता है, समझ गए। और इसमें और एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ क्रिस्टल बन गया। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी जितना ज्यादा है, और लैटिस इंथैल्पी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के रूप में जो रिलीज हो रहा है एनर्जी, उससे भी ज्यादा एनर्जी लैटिस इंथैल्पी के रूप में रिलीज होता है, इसलिए फर्दर स्टेबल हो जाता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। इसीलिए आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल के रूप में रहना प्रीफर करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, जब केटायन और एनायन बना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, तो उससे स्टेबिलिटी तो आया, लेकिन उतना स्टेबिलिटी नहीं आया। उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी कब आया? जब ये अपने आप को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का बात करें, तो एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से कवर कर लिया। 1 2 3 4 दिख रहा है, एक सामने और एक पीछे। जैसे क्यूबॉइड में 6 फेसेस है, वैसे ही 6 क्लोराइड। फिर ये 6 क्लोराइड आयन जो है 6 सोडियम आयन से कवर हो जाता है। 1 2 3 4, और एक सामने और एक पीछे, सेट हो गया। आया समझ में? तो इस तरीके से जब ये अरेंज करता है सोडियम क्लोराइड अपने आप को, तो फर्दर एनर्जी रिलीज होता है। वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इससे भी ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होता है। तो एक तो यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ ऊपर से, और यहाँ एनर्जी जब रिलीज होता है तो फर्दर स्टेबिलिटी आता है। एनर्जी रिलीज होता है तो एनर्जी जिसके पास कम रहता है वो शांत रहता है, एनर्जी ज़्यादा रहता है तो बदमाशी करता है ना, माथा फोड़ेगा, किसी का टांग तोड़ेगा, होता है ना। हाँ, ज़्यादा थोड़ा बॉडी वॉडी बन गया तो दिखाते रहता है इधर उधर, है कि नहीं? दिखाता है ना, तो परेशान करते रहता है कि नहीं? तो एनर्जी ज़्यादा रहने से क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है आदमी, है। तो इसलिए एनर्जी कम रहेगा तो स्टेबल होगा। तो यहाँ भी तो वही हालत है, एनर्जी कम रहेगा तो स्टेबल होगा। तो एनर्जी यहाँ तो रिलीज किया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है लैटिस इंथैल्पी के रूप में। लैटिस मतलब क्रिस्टल होता है, इसीलिए क्रिस्टल बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। लैटिस मतलब शेप,
लैटिस मतलब सेफ, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड हुआ लैटिस। तो इन्हें क्रिस्टल जब बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। समझ गए ना? तो लैटिस इंथैल्पी और ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होता है, समझ गए ना? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया लैटिस इंथैल्पी। जितना ज़्यादा लैटिस इंथैल्पी होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, क्योंकि लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। तो उसको जब तोड़ने जाएंगे तो हमको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना रिलीज हुआ है, यानी स्टेबल है तब ना उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है तोड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ तीनों चीज़ समझ लिए। अब है कि ये जो लैटिस, अब ये तो है कि ये तीनों पर, अब ये जो लैटिस इंथैल्पी किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कितना लैटिस इंथैल्पी जो है रिलीज होगा। ये लैटिस इंथैल्पी डिपेंड करता है पहला साइज ऑफ द आयंस, ठीक है, और दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन द आयंस। चार्ज ऑन द आयंस, ये दो फैक्टर है, ठीक है। लैटिस इंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, आया हुआ समझ में, और आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। ये तीन फैक्टर के ऊपर आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है और लैटिस इंथैल्पी इस दोनों के ऊपर, ठीक है। तो साइज ऑफ द आयन का क्या रोल है, ठीक है। साइज ऑफ द आयन का रोल ये है कि जितना साइज छोटा रहेगा तो उतना ज़्यादा जो है नज़दीक नज़दीक रहेगा आयंस, आयंस नज़दीक नज़दीक रहेगा ना, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना डिस्टेंस कम होता है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना दूरी होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो अगर स्मॉलर साइज है आयंस का तो उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि वो नज़दीक रहेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और चार्ज ऑन द आयंस, आयंस के ऊपर अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दो फैक्टर है, ये सब फैक्टर है। उसके अलावा जो लैटिस इंथैल्पी है ये दोनों फैक्टर के ऊपर है कि अगर स्मॉलर आयंस है तो लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा होगा क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, जैसे ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये हुआ इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये कम रहेगा। कम रहेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। दूसरा फैक्टर है कि इसकी वजह से इस सब पर पॉजिटिव चार्ज एक है, किसी पर 2 है, किसी पर 3 है, जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है तो उस वो चार्ज हाई हो गया उसके ऊपर, तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो हायर द चार्ज ओवर द आयंस हायर वुड बी द लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयंस हायर वुड बी द लैटिस इंथैल्पी। तो ये तीनों फैक्टर मिल करके ये बताता है कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं। तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग पहले से पढ़े थे, कैसे बनता है, कैटायन बनता है, एनायन बनता है, लेकिन अब क्या पढ़े तो उसमें क्या फैक्टर्स है, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो वहाँ पर अपना अपना रोल देता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए पहला फैक्टर है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और तीसरा है लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराता है और कैटायन का फॉर्मेशन कराता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाता है, गेन करवाता है और एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के एनर्जी थोड़ा बहुत रिलीज होता है। फाइनली लैटिस इंथैल्पी है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है आयंस के बीच में, तो वो एक अपने पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता है ताकि मिनिमम रिपल्सन आपस में रहे। दुनिया में जितना चीज़ है सब में मिनिमम रिपल्सन जीरो हो नहीं सकता, रिपल्सन एक मिनिमम रिपल्सन हो सकता है। मिनिमम रिपल्सन आने के लिए एक सर्टेन अरेंजमेंट करता है, ठीक है ना, उस अरेंजमेंट में एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी, क्योंकि उस जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है तो वो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। अब ये जो लैटिस इंथैल्पी है वो कि कम होगा कि ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है ये दो फैक्टर के ऊपर, साइज ऑफ द आयंस एंड चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है।
जितना छोटा आयंस का साइज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगा, क्योंकि नज़दीक नज़दीक रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा। और चार्ज ऑन द आयंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है ना, तो इसलिए लैटिस एंथैल्पी ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके।